दोस्तों, आज की कहानी है बेदखल। एक माँ के दो बेटे थे। माँ ने दोनों बेटों की शादी कर दी। माँ को पता था मेरे दोनों बेटे कम पढ़े लिखे हैं, इसलिए शहर में नौकरी मिल पाना कठिन है। माँ ने अपने सोने के आभूषण बेचकर एक किराने की दुकान खुला दी। दोनों बेटे को नौकरी के लिए अब दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। दोनों भाई ने अच्छे व्यवहार के कारण ग्राहकों की संख्या बढ़ा ली थी, किंतु बड़ा भाई सुखदेव जब दुकान में बैठता तो ग्राहक ना आते, वह मक्खी मारता रहता। एक रात बड़े भाई ने अपने छोटे भाई बलदेव की तारीफ अपनी पत्नी मीरा से करते हुए कहा। बलदेव दुकान सही चला लेता है, उसे दुकान चलाने का तजुर्बा है। तब सुखदेव की पत्नी मीरा चिढ़ते हुए बोली, जब देखो अपने छोटे भाई की तारीफ करते रहते हो। अगर इसी तरह बलदेव की तारीफ करते रहोगे तो देखना, एक दिन सारी दुकान बलदेव के हिस्से में चली जाएगी। जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। बलदेव को दुकान से निकलवाने की कोई योजना बनाओ और बलदेव की पत्नी रूबी को घर से मैं निकलवाने की योजना बनाती हूँ। रात भर दोनों जागते रहे और उन्हें एक तरकीब सूझी। सुबह छोटा भाई जब दुकान में पहुंचा तो बड़े भाई ने बलदेव को बताया, मैं कार चलाना सीखना चाहता हूँ। जब कार चलाना सीख जाऊँगा तब मैं यह दुकान तुझे दे दूँगा और मैं शहर में ड्राइवर की नौकरी कर लूँगा। मैं रोज गले से कुछ रुपए लूँगा, तो माँ को मत बताना। यह बात हम दोनों के बीच रहने चाहिए। बलदेव ने अपने बड़े भाई की बात मान ली, क्योंकि बड़ा भाई पिता समान होता है। बड़ा भाई रोज गले से रुपए निकाल लेता है और बलदेव माँ को बताता, आज थोड़ी ही बिक्री हुई। माँ बलदेव की बातों का भरोसा कर लेती। सुखदेव कबाड़ी के दुकान से खाली शराब की बोतल ले आता और बलदेव के कमरे में रखे डस्टबिन में रोज की एक खाली बोतल सबकी नज़र बचाकर डाल देता। जब बलदेव दुकान पर होता है और उसकी पत्नी रूबी बच्चों को स्कूल से लेने जाती, तब बलदेव का कमरा खाली हो जाता था। तब बड़ा भाई माँ को बलदेव के घर पर रखे डस्टबिन को खोलकर दिखाती, देखो माँ, बलदेव ने जब से दुकान पर बैठना शुरू किया है शराब पीनी शुरू कर दी है। यह देखो डस्टबिन में शराब की खाली बोतल। तब माँ बोली, तू सही कह रहा है, आजकल दुकान के गल्ले के पैसे भी कम होते जा रहे हैं। शुरू शुरू में दुकान से खूब रुपए रोज आ जाते थे, आजकल दुकान से कम रुपए ही मिल पाते हैं। तब सुखदेव ने कहा, देखो माँ, वह मेरा छोटा भाई है, उसे सही रास्ते पर लाना मेरा काम है। तुम इस बात का जिक्र बलदेव से मत करना, मैं सब संभाल लूँगा। जल्दी ही उसकी दारू छुड़वा दूँगा। सुखदेव अपनी चाल में कामयाब रहा। माँ कुछ ना कह सके। इधर जेठानी ने अकेले में देवरानी को कहा, मेरे पास 2 सिल्क की नई साड़ियाँ। कुछ दिनों से मेरे कमरे में कोई नया चूहा आ गया है। मुझे डर है कहीं वह चूहा मेरी नई साड़ियाँ कुतर ना दे। मेरी सिल्क की दोनों साड़ियाँ तुम अपनी अलमारी में रख लो, तुम्हारे यहाँ सफाई रहती है, कोई चूहा नहीं आएगा। जेठानी दौड़कर अपनी नज़र बचाकर 2 साड़ियाँ लेकर देवरानी की अलमारी में रखते हुए बोली, अलमारी का लॉक लगा दो। यह बात बलदेव और माँ को पता ना चले, वरना वह दोनों कहेंगे कि 2 साड़ी भी संभाली नहीं जाती। तब रूबी ने कहा, ठीक है दीदी, जैसा आप चाहो। बलदेव जब दुकान पर बैठ गया और दोपहर को रूबी स्कूल से बच्चों को लेने गई तो जेठानी ने सासू माँ को अपने कमरे में बुला लिया और अलमारी दिखाते हुए कहा, माँ जी, 2 दिन से मेरी सिल्क वाली साड़ियाँ नहीं मिल रही हैं। मेरी माँ ने मेरे जन्मदिन पर दी थी, परसों मुझे अपनी
सहेली के सालगिरह पर जाना है, उधर से माँ भी आ जाएंगी। माँ ने कहा था तू साड़ी जन्मदिन पर दी थी, तुझे वही पहन कर आना। अगर मैं सिल्क वाली साड़ी पहन कर नहीं जाऊंगी तो माँ पूछेंगी साड़ियाँ कहाँ खो गई, तब मैं क्या जवाब दूंगी। कल रूबी छत पर कपड़े सुखाने आई थी, उसके बाद से ही दोनों साड़ियाँ गुम है। माँ ने अपनी बड़ी बहू को डांटते हुए कहा, तो तुम अपनी देवरानी पर इल्जाम लगा रही हो, साड़ियाँ उसने चुराई है। तब बड़ी बहू बोली, अभी रूबी के कमरे में कोई नहीं है, तलाशी ले लेते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। माँ भी गुस्से में रूबी के कमरे में पहुंची। बड़ी बहू इधर उधर नाटक के अंदाज में साड़ी ढूंढते हुए बोली, माँ जी तुमने सही कहा था, इस कमरे में तो नहीं, कहीं साड़ी नहीं मिली। तब माँ ने कहा, वह कोने वाली अलमारी तो रह गई। इस अलमारी की एक चाबी रूबी के पास रहती है, दूसरी चाबी मेरे पास। माँ ने बटुए से चाबी निकाल अलमारी का लॉक खोला तो ऊपर वाले खाने में सिल्क की 2 साड़ियाँ रखी हुई थी। तब जेठानी बोली, इन्हीं साड़ियों को मैं ढूंढ रही थी। माँ ने बड़ी बहू से कहा, साड़ियाँ इसी अलमारी में रखी रहने दो। माँ ने फिर वैसी ही अलमारी का लॉक लगा दिया। माँ ने तुरंत एक वकील को बुलवाया और कहा, मैं अपने छोटे बेटे बलदेव और छोटी बहू रूबी को मकान और दुकान चल अचल संपत्ति से हमेशा हमेशा के लिए बेदखल करती हूँ। बलदेव को जब खबर मिली कि उसकी माँ ने उसे चल अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया है, तब बलदेव ने माँ से कहा, ठीक है माँ, जैसा आपका आदेश। माँ ने कमरे की कुंडी अंदर से लगाकर बलदेव को अकेले में कहा, लेकिन एक शर्त है, मोहल्ले वालों को रिश्तेदारों को पता नहीं चलनी चाहिए कि मैं छोटी बहू छोटे बेटों को घर से बेदखल कर दिया। रात 12 बजे सारा मोहल्ला सो जाएगा, तब तू अंधेरे में अपनी बीवी बच्चे लेकर चुपचाप चला जाएगा। घर से बिल्कुल खाली हाथ जाना होगा, एक जोड़ी कपड़े भी मैं नहीं ले जाने दूंगी। मुझसे मोहल्ले वाले पूछेंगे तो मैं कह दूंगी छोटे बेटे और छोटी बहू को कहीं दूर सरकारी नौकरी लग गई है, इसलिए वह रातों रात बच्चों को लेकर चले गए। रात के 12 बज चुके थे। बलदेव ने अपनी पत्नी को जगाते हुए कहा, उठो, माँ और पिताजी के कमरे में जाकर उनका आशीर्वाद ले लो। बच्चों की भी मन के कमरे माँ के कमरे में लेती जाओ, या मासूम बच्चे दादी माँ से मिल लेंगे, फिर ना जाने किस जन्म में मुलाकात हो। रात के अंधेरे में बलदेव बीवी बच्चों को लेकर किसी नए शहर की ओर पैदल निकल पड़ा। रूबी पैदल चलते चलते थक गई। रात के लगभग 2 बज चुके थे। रूबी ने चलते चलते कहा, ना जेब में पैसे, ना कार, अपनी कोई नौकरी, ना रहने की व्यवस्था, छोटा बेटा गोद में लिए मैं थक चुकी और कितना चलना होगा। हम कहाँ जा रहे हैं? बलदेव ने कहा, यह तो मुझे भी नहीं पता, हम कहाँ जा रहे हैं। बस जैसे तैसे सड़क आगे जा रही है, चल रहे हैं। 4 साल की बेटी को मैंने कंधे पर लटका रखा है, मैं तो एक बार भी नहीं रुका। मैंने तुमसे किसी बात की शिकायत की? तुम तो मर्द हो, रात भर चलते रहोगे, मगर मैं तो एक औरत। माँ ने हमें घर से निकाल दिया और तुमने कारण भी ना पूछा। मैं तो तुम्हारे साथ रह लूँगी, लेकिन बच्चों को तो छत चाहिए न, या कोई फिल्म का सीन थोड़ी ना चल रहा है कि एक सेट टकरा जाएगा, वहाँ हम पर तरस खाकर हमें रहने की जगह देगा। देखो बादल घिरे हैं, लगता है बारिश शुरू होने वाली है। बलदेव को सड़क किनारे दूर एक पुरानी सी टूटी झोपड़ी दिखाई दी। बलदेव ने रूबी से कहा, बारिश शुरू हो गया है, इससे पहले बच्चों को लेकर वहाँ पहुँचते हैं। झोपड़ी तक पहुँचते पहुँचते तेज मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी थी। रूबी आंचल में छुपाए 3 साल के बेटे को झोपड़ी के कोने में लिए बैठ गई। बलदेव ने 4 साल की बेटी को वहीं अपने नज़दीक बिठा लिया। धीरे धीरे बारिश का पानी छप्पर से बहता हुआ झोपड़ी के भीतर घुसने लगा। तभी झोपड़ी के बाहर एक हाथ में डंडा, दूसरे हाथ में छाता लिए, लंबा चौड़ा शरीर, नीली वर्दी पहने, दूसरे जोर से भारी आवाज में भींचते हुए कहा, कौन हो तुम और इतनी बारिश में झोपड़ी में कहाँ से आए? रूबी ने सच बताना चाहा तो बलदेव ने रोक दिया और गार्ड से कहा, गांव से आए हैं, हम शहर में नए हैं, काम की तलाश है और रहने का ठिकाना खोज रहे हैं। गार्ड ने देखा बारिश अब कुछ हल्की हो चुकी है। गार्ड ने कहा, पहले तो मैं इसी झोपड़ी में रहता था, अब एक नई झोपड़ी में वहाँ देखो बना लिया हूँ, उसी में रहता हूँ। वह गार्ड उन्हें अपनी नई झोपड़ी में ले गया। वहाँ कुछ खाने पीने के बर्तन, अलमारी में 2 चादर, एक कंबल बताया। मैं यहाँ सालों से रह रहा हूँ, सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों की रखवाली करता हूँ, अब बूढ़ा हो चुका हूँ।
मुझे एक नए गार्ड की तलाश है। क्या तुम गार्ड का काम कर सकोगे? रहने के लिए या झोपड़ी है? उस बूढ़ा गार्ड ने बलदेव को इस समय अपनी नीली वर्दी डंडा सीटी दे दी और कहा, मैं अभी जाता हूँ। फिर वह बूढ़ा अब कभी लौट कर ना आया। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते बलदेव को 16 साल हो गए। बच्चे वहीं पास के सरकारी स्कूल कॉलेज में पढ़ने लगे। बलदेव पलटकर फिर कभी माँ के घर नहीं आया, क्योंकि वह आजीवन वनवास था। बलदेव की बेटी झिलमिल 20 बरस की हो चुकी थी। उनका बेटा आलोक 19 वर्ष का। आलोक कई दिनों से नौकरी की तलाश में था। आज सुबह कंपनी में पहुंचा। वहां उसे गार्ड के लिए सिलेक्ट कर लिया गया और नौकरी का पता एक पर्ची पर लिख दिया गया, जिस पर लिखा था मकान नंबर। कुछ घंटे बाद आलोक की एक शानदार बड़े से मकान के सामने रुका। आंगन में एक चमचमाती कार खड़ी है। दरवाजे पर एक बूढ़ी महिला बैठी थी। आलोक ने बताया, मैं एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ। कृपया आप मुझे मकान नंबर या एड्रेस बता देंगे? आलोक ने एक पर्ची दिखाते हुए कहा। बूढ़ी महिला ने चश्मा चढ़ाती है पर्ची अच्छी तरह पढ़ी और कहा, यह एड्रेस तो हमारे घर का है। मेरे बड़े बेटे सुखदेव और बड़ी बहू मीरा ने कल ही एक नई कार खरीदी है। उस कार की रखवाली के लिए एक ही गार्ड कंपनी से बुलवाया होगा। तुम ठीक पते पर आए हो। वर्दी पहन लो और सड़क पर खड़ी कार की रखवाली करते रहो। मैं घर में खबर कर देती हूँ कि गार्ड आ चुका है। धूप तेज थी। आलोक घंटों तक कार के पास खड़ा रहा। आलोक का गला सूखने लगा। इतने में बूढ़ी महिला एक जग में पानी और गिलास ले आई। लो बेटा, पानी पी लो। मैं तुम्हारे लिए कुर्सी का इंतजाम करती हूँ, वरना तुम खड़े खड़े थक जाओगे। इतने में बड़ी बहू कमरे से बाहर आई और अपनी सासू माँ के हाथों से पानी का जग लेते हुए बोली, राम राम। जाने कौन बिरादरी का है, हमारे घर के बर्तनों को जूठा कर बीमारी लगा देगा। माँ जी, आपसे कितनी बार कहा है, मेरे बिना पूछे इस घर में कोई काम मत किया करो। गार्ड को कुर्सी लेकर उसे आलसी बना दोगी। खड़े रहने दो। वह पानी भी वहीं से पी लेना। बाहर के लोगों से इतनी हमदर्दी लगाना ठीक नहीं है। इतने में उसे बूढ़ी महिला का बड़ा बेटा कमरे से बाहर आकर बड़बड़ाया, माँ तू पागल हो गई है। जब से छोटा बेटा बलदेव घर से गया है, तब से तेरा दिमाग सटक गया है। सपने में भी बलदेव बलदेव चिल्लाती रहती है। आलोक के 12 घंटे पूरे हो चुके थे। वह अपने घर लौट आया। माँ को अपनी नई नौकरी के बारे में बताते हुए पर्ची माँ को थमा दी। माँ, मैं इस एड्रेस पर गार्ड की नौकरी के लिए नियुक्त हुआ। माँ ने जब पर्ची पर एड्रेस पढ़ी तो चौंक गई। वह तुरंत समझ गई, यह तो आलोक की दादी का घर है। उसने आलोक को बताया, कल जब तुम सुबह ड्यूटी के लिए जाओ तो उन बूढ़ी महिला के चरण छू लेना। आलोक ने कहा, ठीक है माँ, जैसा तुम कहती हो मैं वैसा ही करूँगा, लेकिन अभी तो भूख लगी है जोरों की। पहले खाना परोस दो। अगले दिन आलोक सुबह 8 बजे समय पर ड्यूटी पर पहुंच गया। चमचमाती लाल रंग की कार पर थोड़ी धूल जम चुकी थी। गली में शानदार टेंट लगा था। कुछ कुर्सियां रिक्शे से उतर रही थी। तभी कमरे से वह बूढ़ी महिला कहते हुए आलोक के पास आकर बोली, मेरे घर के लोग कह रहे थे इस कार को भी साफ कर दिया करो। एक बाल्टी पानी में और कपड़ा ले लिया करो। तब आलोक ने कहा, क्या मैं आपके पैर छू सकता हूँ? हमारी माँ ने कहा था, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद ले लेना चाहिए। आलोक ने झुककर चरण स्पर्श किया। वह क्या जाने कि यहाँ आलोक की दादी माँ है। तब उसे बूढ़ी महिला ने कहा, मैं तो तेरी दादी की उम्र की हूँ, तू मुझे दादी माँ कहकर बुला सकता है। तब आलोक ने पूछा, यहाँ टेंट और कुर्सियाँ क्यों आई हैं? दादी माँ चश्मा चढ़ाते हुए उसने आलोक को बताया, मेरी बड़ी बहू मीरा का आज सालगिरह है। आज तरह तरह के पकवान बनाए जाएंगे। तुझे जितना खाना हो तो जी भर के खा लेना। दोपहर हो चुकी थी। धीरे धीरे मेहमान इकट्ठा हो रह चुके थे। डीजे पर खूब नाच गाना
चल रहा था। सभी मेहमान तरह तरह के पकवान खाने में जुटे हुए थे। रिश्तेदारों ने कहा, तुम्हारी तरक्की रात दिन हो रही है, अब तो कार ले ली और एक सिक्योरिटी गार्ड भी रख लिया। मगर एक बात है, इस घर का छोटा बेटा बलदेव और छोटी बहू रूबी की जब से सरकारी जॉब लगी है, वह लोग तो यहाँ कभी आते ही नहीं। तब मीरा ने सिल्क साड़ी का पल्लू संभालते हुए उन दोनों की सरकारी नौकरियां हैं, दोनों मिलकर 2 लाख महीना कमाते हैं। कुछ महीने पहले विदेश में उन्होंने एक नया बंगला खरीदा है। अब हम गरीबों को कौन पूछता है। सभी रिश्तेदार कहने लगे, हमें बलदेव से ऐसी उम्मीद नहीं थी। आज अमीर बन गया तो अपने बूढ़े माँ बाप को भूल गया। धीरे धीरे शाम होती गई। आलोक इंतजार करता रहा, शायद यहाँ से कुछ खाने को मिल जाए। तभी एक रिश्तेदार ने कहा, गार्ड भैया तुम भी खाना खा लो। आलोक जैसे ही पंडाल में पहुंचा और उसने थाली में 2 पूरी और आलू की सब्जी रखी, इतने में बड़ा बेटा सुखदेव आता दिखाई दिया। उसने कहा, मैं इस घर का मालिक हूँ और तेरा भी मालिक हूँ। तुम जैसे छोटे लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। थाली वापस रखो और जाकर कार के पास खड़े हो जाओ। यह खाना तुम्हारे लिए नहीं, रिश्तेदारों के लिए। अभी मीरा आते हुए बोली, सिक्योरिटी गार्ड अपनी औकात भूल जाता है। मैं अभी कंपनी में फ़ोन कर इस सिक्योरिटी गार्ड को नौकरी से निकलवाती हूँ। कुछ देर बाद वहाँ पंडाल में एक नया सिक्योरिटी गार्ड आया। उसने आलोक को बताया, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। तुम्हारे बदले में मैं यहाँ ड्यूटी करूँगा। आलोक कुछ देर तो खड़ा सोचता रहा, फिर उदास चेहरा लिए अपना बैग उठाए घर वापस आ गया। अपने बेटे आलोक से कहा, घर जल्दी आने का कारण पूछा। आज तुम 2 घंटे पहले ही आ गए। तब आलोक ने बताया, माँ मुझे कंपनी वालों ने नौकरी से निकाल दिया है। आलोक ने सारी बात का माँ को बता दी। तब माँ ने कहा, गलती तो तेरी ही थी, तो वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड था। तुझे पंडाल में घुसकर खाना नहीं खाना चाहिए था। यह गार्ड अपने मालिक और उनके रिश्तेदारों के बीच खड़े होकर खाना खाए तो उन्हें अपनी इज्जत घटती नजर आती है। जब तुझे घर से मैं आलू टमाटर की सब्जी और 4 रोटी दी थी तो तूने वहाँ खाने की लालच क्यों की? कल कंपनी में जाकर फिर से उसी पते पर जाकर नौकरी के लिए हाथ पैर जोड़ किसी भी तरह वह नौकरी ना जाने पाए, उसे हासिल कर। मगर माँ, वहाँ के लोग ठीक नहीं हैं। आलोक कुछ परेशान होते हुए कहा। माँ ने गुस्से से कहा, तुझे वही नौकरी करनी है, तन मन से उनकी सेवा करनी है। तुझे मेरी बात माननी ही पड़ेगी। आलोक ने अपनी बहन झिलमिल को कहा, देखो ना बहन, माँ तुझे वही नौकरी करने के लिए कह रही है। माँ ने एक बार फिर कहा, बहन से क्या बात कर रहा है, तुझे वही नौकरी करनी पड़ेगी। मैं तो कह दिया सो कह दिया। आलोक सुबह कंपनी में चला गया और वही नौकरी के लिए हाथ जोड़। तब सुपरवाइजर ने कहा, इस बार गलती नहीं होनी चाहिए और तुम्हें हर महीने जुर्माने के तौर पर 500 रुपये मुझे अपनी सैलरी से देने होंगे। आलोक राजी हो गया। आखिर उसे माँ की बात भी तो माननी थी। सुपरवाइजर बाइक में आलोक को बिठाकर इस मकान नंबर पर ले गया। सुपरवाइजर ने घर के सभी लोगों को बाहर बुला लिया और बताया, जहां आलोक नाम का सिक्योरिटी गार्ड यही ड्यूटी करेगा। हमारे पास इसके अलावा कोई और सिक्योरिटी गार्ड नहीं है और ध्यान रखना, इतने सस्ते गार्ड हमारी कंपनी ही घर घर पहुंचाती है। अगर इसने पंडाल से एक थाली खाना खा लिया था तो उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। हमें एक थाली का पैसा कम दे देना जब तुम हमें महीने में सैलरी दो। सुपरवाइजर आलोक को वही गली में छोड़कर चला गया। आलोक कार के पास चुपचाप खड़ा हो गया। आलोक मन ही मन विचार करने लगा,
ना जाने माँ ने मुझे यहाँ क्यों भेज दिया। और कहते हैं कि उनकी अच्छे से सेवा करना। उस घर की बड़ी बहू कमरे में चलती हुई आई, अपने आप ही बड़बड़ाती हुई बोली जा रही थी। उस सुपरवाइजर ने फिर हमें वही गार्ड दोबारा थमा दिया। मैं इस सिक्योरिटी गार्ड के बच्चे को नहीं छोड़ूंगी, इसे मजा चखा कर रखूंगी। जिस तरह बलदेव और रूबी को इस घर से निकलवाया था, उसी तरह कोई तरकीब लगानी होगी। बड़ी बहू ने अपने पति सुखदेव को कमरे में बुलवाया और दरवाजे के अंदर से कुंडी लगा ली। और फिर देखो, बलदेव तो इस घर से बेदखल हो चुका है। यह मकान और यह दुकान अब केवल हमारी ही है। यह मकान तुम्हारी माँ के नाम है। अब वह बूढ़ी भी हो चुकी हैं, कुछ ही दिनों में मर जाएंगी, लेकिन कब मरे यह हमें पता नहीं। मैं इसी शहर में एक नया फ्लैट देखा है, अभी ले लेंगे तो 1 साल बाद उसकी कीमत 4 गुना बढ़ जाएगी। मैं सोच रही हूँ कि इस मकान को बेचकर हम वह नया फ्लैट खरीद लेते हैं। उस फ्लैट को मैं अपने नाम ही रखूंगी। तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं? पति ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। बलदेव और उसकी बीवी, उसके बच्चे तो कहीं गरीबी में दम तोड़कर मर चुके होंगे। अब इस मकान पर केवल हमारा ही हक है, लेकिन मकान माँ बेचने के लिए राजी नहीं होंगी। वह शायद बलदेव का इंतजार कर रही हैं। उसे लगता है बलदेव आज भी जीवित होगा। मीरा ने कहा, मेरे पास एक सुझाव है। तुम्हारी माँ को तो आज नहीं तो कल ही मर जाना है। अगर हमने यह मकान नहीं बेचा और कल को अगर बलदेव के बच्चे आ गए तो कानूनन दादी के मकान में पोते पोतियों का हिस्सा होता है। तब हमारा अपना नया फ्लैट नहीं आ सकेगा। तुम अपने बच्चों को लेकर दिल्ली के चिड़ियाघर चले जाओ। अभी के अभी सुखदेव बच्चों को कमरे में गया, बच्चों को तैयार किया और चिड़ियाघर की ओर निकल गया। बच्चों के दादा को भी अपनी नई कार में बिठाकर आलोक ने देखकर कार तो चली गई। वह मकान के छत के नीचे खड़ा हो गया, क्योंकि उसकी ड्यूटी का समय अभी बाकी था। आलोक खाना खाने लगा। घर से टिफिन में खिचड़ी रख कर लाया था। तभी उसे मकान के फर्स्ट फ्लोर से शोर सुनाई दिया। आलोक को लगा शायद कोई चोर मकान में पीछे की दीवार फाड़ कर घुस आया है। आलोक अपनी खिचड़ी छोड़कर तुरंत फर्स्ट फ्लोर की तरफ सीढ़ियों के से चढ़कर दौड़ा। आलोक ने देखा कि मीरा अपनी सासू माँ की गर्दन पूरी तरह ताकत से दबा रही है। वह बूढ़ी बुरी तरह फड़फड़ा रही थी। जब तक आलोक पहुंचा हुआ दम तोड़ चुकी थी। आलोक कुछ समझता कि गली के बाहर पुलिस की जीप की हारन सुनाई दिया। पुलिस तुरंत फर्स्ट फ्लोर पर चढ़ी और आलोक को हिरासत में ले लिया। बुढ़िया को ध्यान से देखा तो वह मर चुकी थी। मीरा ने शोर मचाते हुए कहा, ले जाओ इसे पकड़कर, इसने मेरी देवता जैसी सासू माँ का मर्डर कर दिया है। आलोक को तुरंत थाने ले जाकर लॉकअप में बंद कर दिया गया। गली मोहल्ले के लोग आ चुके थे। रिश्तेदारों का आना शुरू हो गया था। सब जगह यह खबर फैल चुकी थी कि आलोक नाम के सिक्योरिटी गार्ड ने फर्स्ट फ्लोर पर चढ़कर बुढ़िया का गला दबाकर उसे वहीं मार डाला। आलोक ने गिड़गिड़ाकर कहा कि दादी माँ को उसकी बड़ी बहू ने ही गला दबाकर मारा है, लेकिन कोई आलोक की बात को सुनने को राजी नहीं था, क्योंकि वह एक सिक्योरिटी गार्ड था और वारदात के समय फर्स्ट फ्लोर पर केवल 3 लोग मौजूद थे, आलोक, मीरा और उसे घर की बूढ़ी मालकिन। मीरा ने पुलिस वालों को बताया, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे ससुर जी चिड़ियाघर देखने गए थे। मैं कमरे में टीवी देख रही थी, तभी मुझे शोर सुनाई दिया। मैं अपने कमरे से बाहर फर्स्ट फ्लोर पर पहुंची तो देखा आलोक नाम का सिक्योरिटी
गार्ड इस घर की मालकिन की गर्दन दबा रहा था। जब तक मैं कुछ करती, मेरी सासू माँ मर चुकी थी। 2 घंटे हो चुके थे। रिश्तेदार और पड़ोसियों का जमावाड़ा लगना शुरू हो गया था। अर्थी का इंतजाम किया गया। उस बुढ़िया को वहाँ लिटा दिया गया। लोग गली में तरह तरह की बातें करने लगे। शुक्र है कि हमने सिक्योरिटी गार्ड अपने घर के लिए नहीं रखा। सिक्योरिटी गार्ड का कोई भी अता पता नहीं होता। भरोसा नहीं करना चाहिए। मीरा ने रोते हुए कहा। आलोक जिस कंपनी के माध्यम से काम पर करता था, मैं उस सुपरवाइजर पर भी केस ठोकूंगी। उसने जबरदस्ती ही मुझे आलोक नाम का सिक्योरिटी गार्ड भेजा है। मुझे इसके चाल चलन ठीक नहीं लग रहे थे। जब हमने इसको यहाँ ड्यूटी से निकाल दिया था, तो यह जबरदस्ती ही यहाँ पर नौकरी करने के लिए आया था। शायद कोई तगड़ा ही प्लान बनाकर आया था और हमें पता नहीं था कि यह मर्डर कर देगा। गली के लोग कहने लगे, इस सिक्योरिटी गार्ड को उम्र कैद की सजा होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। सभी लोग चुप हो गए और अर्थी उठाने के लिए आगे आए और अर्थी उठा ली। लोगों ने जैसे ही बोला, राम राम सत्य है, तभी वह बूढ़ी महिला जीवित हो गई और उठकर बैठ गई। उसने जोर से गरजते हुए कहा, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मैं तो जिंदा हूँ। बुढ़िया की आवाज़ सुनकर अर्थी रोक दी गई। वही सड़क पर अर्थी रख दी गई। भीड़ चारों तरफ खचाखच खड़ी हुई थी। आसपास के मोहल्ले को जैसे तैसे खबर लगते ही क्या मरी बुढ़िया जिंदा हो गई। भीड़ और भी ज़्यादा बढ़ती ही जा रही थी। बुढ़िया ने तुरंत कहा, पुलिस बुलाई जाए और उस आलोक नाम के सिक्योरिटी गार्ड को मेरे सामने बुलवाया जाए। कुछ ही देर बाद पुलिस की जीप आ गई। साथ में सिक्योरिटी गार्ड वाले को भी ले आया। बुढ़िया ने पुलिस को बयान दिया कि मेरी बड़ी बहू मीरा ने कहा, सासू माँ, मैं तुम्हारे पैर छूना चाहती हूँ। तुम अपनी दोनों आंखें बंद कर लो। पहले मुझे कुछ अजीब सा लगा। आंखें बंद करने को क्यों कहा गया? मैंने आंखें बंद कर ली। तभी मुझे महसूस हुआ कि किसी ने मेरी गर्दन कस के जकड़ा। जब आँख खोली तो देखा इस घर की बड़ी बहू दोनों हाथों से मेरी गर्दन दबा रही है। मुझे लगा अब मैं मर जाऊंगी। इसने मजबूती से पकड़ा था, इसलिए मैंने मरने का नाटक किया। शायद मुझे मरा हुआ समझकर मेरी बड़ी बहू मुझे छोड़ दे और मेरी सूझबूझ तुरंत काम कर गई। मैं मरने का नाटक किया और बहू ने समझा कि मैं मर चुकी हूँ। मैंने आंखें बंद किए हुए पड़ी रही। तभी मुझे मेरी बड़ी बहू की आवाज़ सुनाई दी। वह कह रही थी, आज के 16 साल पहले अपने देवर और अपनी देवरानी को इसी बुढ़िया के हाथों इसी घर से बेदखल करवाया था और बुढ़िया भी गई। अब इस मकान पर केवल मेरा ही कब्जा है। आलोक सिक्योरिटी गार्ड निर्दोष है। वह तो स्वर सुनकर शायद बचाने के लिए आया था। बुढ़िया ने तुरंत वकील बुलवाया। मोहल्ले के हजारों लोगों के सामने, जहां रिश्तेदार, पुलिस सभी मौजूद थे, मैं अपनी बड़ी बहू और अपने बड़े बेटे को इस दुकान, मकान, चल अचल संपत्ति से हमेशा के लिए बेदखल करती हूँ। तब आलोक ने दादी से कहा, अभी अभी आपने बलदेव और रूबी का जिक्र किया था, या तो मेरे मम्मी पापा का नाम है। आलोक ने तुरंत अपने मोबाइल में अपने मम्मी पापा की फ़ोटो दिखाई। फ़ोटो देखकर वह बुढ़िया फूट फूट कर रो पड़ी। यही तो मेरे बेटे बहू हैं, जिन्हें मैं 16 साल पहले घर से बाहर निकाल दिया था। इतने में बलदेव और रूबी एक ओला गाड़ी से उतरते हुए दिखाई दिए। दौड़कर आलोक के पास पहुँचे। पुलिस ने थाने ले जाते समय आलोक के घर पर सूचना दे दी थी, आपका बेटा आलोक मर्डर के इल्जाम में थाने में बंद है। हम आलोक को लेकर वहां
जा रहे हैं जहां वह सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा था, क्योंकि हमें सूचना मिली है कि वह मरी हुई बुढ़िया जिंदा हो गई। उसने उसके बयान लेने हैं। आलोक ने कहा, क्या तुम सच में हमारी दादी माँ हो? वह बुढ़िया बोली, हाँ बेटा, मैं तुम्हारी असली दादी माँ। बलदेव और रूबी ने अपनी माँ के पैर छुए और सारी बात ध्यान से सुनने के बाद कहा, बड़े भैया और भाभी इसी घर में रहेंगे। किसी को दर दर भटकने की जरूरत नहीं है। इस घर से कोई बेदखल नहीं होगा। हम सब मिलकर रहेंगे। फिर भी पुलिस मीरा को जान से मारने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। पूरी कहानी को सुनने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।